नमस्कार मित्रों। आइए फिर से कैसे हैं आप लोग। फिर से आपके सामने द एडॉप्ट के बैनर तले एडॉप्ट एजुकेशन एकेडमी की एक नई प्रस्तुति, नई कहानी आपके सामने फिर से। आप तमाम मैट्रिक मैट्रिक की तैयारी करने वाले तमाम मेरे दोस्तों को मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। फिर से मैंने आपसे जो वादा किया था कि मैं आपके सामने सारी कहानी का शेयर करूंगा, तो इस तरह से मैंने कई एक कहानी शेयर किया है। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं इस तरह से पूरी कहानी, परीक्षा से पहले तक मैं पूरी कहानी गोधली का और वर्णिका का सारी कहानी मैं आपको डाल दूंगा। आप उसको बेझिझक जब मन करे, मौका मिले उसको देखिए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उसमें आपका क्वेश्चन कहीं से भी कहानी से नहीं छूटे। तो आज की जो कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो कहानी गोधली भाग का, गोधली का लास्ट कहानी है, 12वां चैप्टर। कहानी 12वां चैप्टर और कहानी का नाम है शिक्षा और संस्कृति। कहानी का नाम है शिक्षा और संस्कृति। 12वां चैप्टर, कहानी का नाम शिक्षा और संस्कृति। इस पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये कहानी को आप यूँ समझ सकते हैं, ये कहानी कोई कहानी नहीं है जिसको मैं आपको समझाऊँ, जिसमें आपको कहानी में कुछ होता होगा, एक राजा है, एक रानी है, जैसे बहादुर की कहानी है, उस तरह का ऐसा कुछ कहानी नहीं। इसमें एक शिक्षा कहानी की शिक्षा और संस्कृति की जो विधा है, आप देखिए विधा से आपको कहानी का सारांश समझ में आ जाए। विधा क्या लिखा हुआ है? शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र ये कहानी की विधा है। विधा मतलब यूँ समझ लीजिए कहानी का सारांश। कहानी का सारांश, कहानी का सारांश विधा जो है वो है शिक्षा शास्त्र। कहने का मतलब क्या है कि इस कहानी के बारे में थोड़ा हम आपसे चर्चा करते हैं, थोड़ा सा संक्षेप में। उसके बाद फिर हम राइटर के बारे में आएंगे, फिर कहानी को अलग अलग कुछ पार्टों में बांट के हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि शिक्षा और संस्कृति। जैसा कि विधा से आपको समझ में आ रहा है, शिक्षा शास्त्र मतलब इससे ये पता चलता है कि हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, हमारा संस्कृति कैसा होना चाहिए, हमारा धर्म कैसा होना चाहिए। इस कहानी का मुख्य सोर्स जो है वो ये है कि हमारी शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, हमारी संस्कृति कैसी होनी चाहिए, और हमारा धर्म कैसा होना चाहिए, हमारा समाज कैसा होना चाहिए, हमारे समाज में किस तरह के तबके के लोगों को किस तरह का काम करना चाहिए, किस तरह से समाज हमारा आगे विकसित करे, इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। और इस कहानी के जो राइटर है, इस कहानी की विधा तो आप देख लीजिए, शिक्षा और संस्कृति। इस कहानी के जो राइटर है, लेखक है, उसके बारे में को नहीं जानत है, जिनका नाम है महात्मा गांधी। कहानी के राइटर का नाम महात्मा गांधी। कहानी का लास्ट चैप्टर महात्मा गांधी से शुरू होता है और कहानी का पहला चैप्टर आपको पता है भीमराव अम्बेडकर से शुरू होता है। तो कहानी खत्म होता है महात्मा गांधी के कहानी से, लेखिका से, और शुरुआत होता है भीमराव अम्बेडकर की कहानी से, भीमराव अम्बेडकर की कहानी से। शिक्षा, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा से शुरुआत होता है। पहला चैप्टर है वो, मैं उसका शेयर करूंगा आपके साथ तत्काल। अभी आइए इस कहानी में, कहानी जो शिक्षा और संस्कृति है उसके जो लेखक है महात्मा गांधी, उसके बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी के बारे में आप भली भांति बहुत सारा चीज जानते होंगे। उसका कुछ चीजें जो आपकी किताब में दिया गया है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। बाकी महात्मा गांधी के बारे में तो हम सब जानते हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं, बापू कहते हैं उन्हें। और उन्हीं का देन है कि आज हम लोग इस तरह से खुली वातावरण में स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आइए इसको शुरू करते हैं। महात्मा गांधी को हम लोग प्यार से राष्ट्रपिता और बापू दोनों कहा करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला बात आता है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम आपको पता है, यहाँ उसकी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको पता है मोहनदास करमचंद गांधी उनका नाम था। तो उनको महात्मा की उपाधि दी गई किनके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उनको महात्मा की उपाधि दी गई। तब से उनको महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, और ये महात्मा गांधी के नाम से जाने जाते हैं। और इनको हम लोग राष्ट्रपिता भी कहते हैं, ये हमारे राष्ट्रपिता भी माने जाते हैं, और इन्हें हम प्यार से बापू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बापू भी कहते हैं। इनका जन्म के बारे में आपको पता है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में, गुजरात।
मतलब पोरबंदर गांव शहर हो गया और उसमें गुजरात राज्य हो, गुजरात में उनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। और उनका जो जन्मदिन है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को अहिंसा दिवस के नाम से, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे भारत में। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी इसको मान्यता मिल चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के नाम से मनाया जाता है इनके जन्मदिन को। आगे बात करें तो उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। उनकी माँ का नाम तो पुतली बाई, माँ का नाम पुतली बाई। अब बात करें आगे की तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात कर रहे थे कि 4 दिसंबर 1888 ईस्वी को वो लंदन गए, लंदन यूनिवर्सिटी में वकालत की पढ़ाई के लिए गए थे। कब गए थे? 4 दिसंबर 1888 ईस्वी को वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए। आपको पता है उस समय जो हमारे स्वदेश स्वतंत्रता संग्राम में जो लड़ाई करे थे, चाहे हमारी संविधान सभा है जो लड़े थे, जो जिन्होंने संविधान बनाया था, वे लोग वकालत की डिग्री कर करके काफी पढ़े लिखे लोग थे। महात्मा गांधी भी उसी अवल के लोग थे, वो वकालत करके करके लंदन से वकालत करके आए थे। लेकिन उससे पहले 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में उनका विवाह हो गया कस्तूरबा गांधी से। किससे? कस्तूरबा गांधी से, यानी उनके वाइफ का नाम, उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी हुई। स्वाधीनता संग्राम में स्वाधीनता संग्राम में कस्तूरबा गांधी ने महात्मा गांधी का बहुत सहयोग किया था। सॉरी महात्मा गांधी का बहुत सहयोग किया था, उनके साथ पूरी तरह से स्वाधीनता संग्राम में उनके साथ रही और उनको सहयोग किया। फिर जब ये लंदन से पढ़ाई करके आए तो 1899 और से 1914 ईस्वी में ये प्रवास रहे। मैंने भारत आने के बाद भारत में वकालत किए, फिर भारत में वकालत करने के बाद फिर वो यहाँ से दक्षिण अफ्रीका चले गए, साउथ अफ्रीका चले गए। इनका एक दोस्त वहाँ पे इनको किसी वकालत की वहाँ पे किसी कानूनी कार्रवाई के लिए उनको वहाँ पे बुलाए थे, वो वहाँ चले गए। और 93 से 1893 से 1914 तक ये साउथ अफ्रीका में रहे। वहाँ पे भी अंग्रेजों की बहुत सारी जुल्म हो रही थी, तो वहाँ पे इन्होंने सबसे पहला अहिंसा का प्रयोग वहीं किया था, दक्षिण अफ्रीका में। और 1914 के बाद ये 1915 में रिटर्न अपने देश स्वदेश आ गए, भारत आ गए। 1915 में अपने देश स्वदेश स्वतंत्र और भारत आ गए, स्वदेश आ गए और स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े, पूरी तरह से अपने आप को स्वतंत्रता की लड़ाई में झोंक दिए। उसी क्रम में इन्होंने कुछ पुस्तकों की रचना की, जिसमें सबसे पहले हिंद स्वराज, सबसे पहले हिंद स्वराज इनके पुस्तक है। दूसरा सत्य के साथ मेरा प्रयोग आदि और भी पुस्तक है, लेकिन महत्वपूर्ण पुस्तक जो आपके बुक में डिस्कस किया गया ये 2 बुक है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जिसमें हरिजन, हरिजन अभी जिसको हम लोग हरिजन बोलते हैं ना, गांधी जी उसको हरिजन कहा करते थे। हरिजन का मतलब क्या समझ रहे हैं? हरि का जन मतलब भगवान का आदमी, हरिजन। और दूसरा यंग इंडिया, यंग इंडिया, हरिजन और दूसरा यंग इंडिया आदि और भी पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। और इन्हीं 2 पत्रिकाओं में से आपके सामने इस कहानी को प्रस्तुत किया जा रहा है, शिक्षा और संस्कृति। इसी दोनों पत्रिकाओं का संश्लेषित भाग है, ये समायोजित भाग है। और इस प्रकार से इन्होंने स्वतंत्रता, देश को स्वतंत्रता दिलाई, आज़ादी में पूरी तरह से लड़े। इनका लोगों ने खुद सहयोग किया और इनका जो अस्त्र शस्त्र था वो अहिंसा था, हथियार जो था वो अहिंसा था, सत्य और अहिंसा। इनका मानना था कि सत्य और अहिंसा के जरिए हम देश को या किसी से भी अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी बड़ा से बड़ा समस्या का अगर कोई समाधान है तो वो है सत्य और अहिंसा। इसलिए इन्होंने सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। देश को आज़ादी मिली, आपको पता है 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को एक सरफिरे ने उनकी हत्या कर दी। किताब में एक बड़े ही शाब्दिक तौर पे इस चीज़ का जिक्र किया गया है।
सरफिरे ने हत्या कर दी। इस तरह से लैंग्वेज लिखा है, मैं उन्हें एज इट एज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सरफिरे ने उसकी हत्या कर दी। कौन कर दी आपको पता है, आप सर्च कर लीजिएगा। आप भी दुनिया में गूगल में जी रहे हैं, गूगल वाले दुनिया में जी रहे हैं, उसका यूज कीजिए और पता कर लीजिएगा कौन था। बाकी बहुत लोगों को पता ही। कब मारे गए? 30 जनवरी 1948 को उनको मार दिया गया। इसके बाद आप जो है इनको कौन मारा, इसका आंसर आप कमेंट में हमें जरूर रिप्लाई करें, ताकि हम आपको उसके बारे में, आपको कितने लोगों को जानकारी है मैं जानना चाहूँगा। तो आइए, इस प्रकार से ये हमारे राइटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। अब राइटर के बारे में जो महत्वपूर्ण बातों हमने जाना, इसके बाद हम आपको ले चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी की तरफ जैसे ही आप बढ़िएगा तो कहानी 2 भागों में बटी हुई है। आपको दिख रहा है शिक्षा और संस्कृति। कहानी का शीर्षक ही वही है, शिक्षा और संस्कृति। मतलब इस कहानी को 2 भागों में बांटा गया है। कहानी को 2 भागों में बांटा गया है। इस कहानी को 2 भाग में बांटा गया है। पहला भाग शिक्षा, दूसरा भाग संस्कृति। आइए पहले शुरू करते हैं हम लोग संस्कृति से। तो महात्मा गांधी हम लोग शिक्षा से शुरू करते हैं। पहला भाग शिक्षा से, वहां से शुरू करते हैं। महात्मा गांधी शिक्षा का मतलब जो बताना चाह रहे हैं, उस कहानी में जो जिक्र किया गया है, उनका जो कहना है कि शिक्षा जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे इंसान को ताकत मिले, क्षमता मिले, उसका बुद्धिपूर्वक प्रयोग हो। किताबी ज्ञान जो है वो जरूरी है, लेकिन किस चीज के लिए? किताब का नॉलेज हमें इसलिए चाहिए कि हम अपने जीवन में सफलता पाने के लिए, कुछ चीजों को पाने के लिए हमें किताब की जरूरत है, लेकिन जीवन में पूर्ण सफलता पाने के लिए हमें एक नैसर्गिक विकास की जरूरत है, जिसमें सत्य, आत्मा, प्रेम, ये सब की जरूरत, जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा का जो सही मायने होना चाहिए वो होना चाहिए आत्मा का ज्ञान, दूसरा सत्य का ज्ञान, तीसरा प्रेम का ज्ञान, चौथा कष्ट सहकर, किसी का भी कष्ट सहकर और उसके हिंसा को सहने का जो क्षमता हो, उनको ये शिक्षा का सबसे पहला प्रामाणिक रूप मानते हैं। इनका कहना है कि आत्मा की शक्ति के बारे में हमें जानना जरूरी है। आत्मा की शक्ति को जान के ही हम दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। हम सत्य से असत्य को जीत सकते हैं। हम सत्य से असत्य को जीत सकते हैं। हम प्रेम से किसी की घृणा को जीत सकते हैं। किसी घृणा को प्रेम में बदल सकते हैं। कष्ट सह के किसी के हिंसा को अहिंसा में बदल सकते हैं। आपको पता है, इन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम में अपना जो सबसे बड़ा इनका हथियार था वो क्या था? अहिंसा। इन्होंने कहा था कि तुम मुझे जितना मारना है मारो, मैं उसका उल्टा एक भी जवाब नहीं दूंगा, और वही अहिंसा हो गया। तो इनका कहना है कि हमें अपने पे कष्ट सहना है और दूसरे के हिंसा पे विजय पाना, दूसरे के हिंसा को जीतना है। तो इनका कहना है कि शिक्षा का मूल जो जड़ होना चाहिए वो ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब इनका कहना है, इसका मतलब ये हो गया कि आध्यात्मिक शिक्षा, ये हम लोग सोचेंगे कि इसका मतलब हो गया आध्यात्मिक शिक्षा। नहीं, आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़े, उसमें अध्यात्म में भिड़ जाए, धर्म ग्रंथ पे भिड़ जाए। नहीं, आध्यात्मिक शिक्षा का कहने का सेंस इनका है हृदय की शिक्षा। क्या है? हृदय की शिक्षा। हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा का कहने का तात्पर्य क्या हो गया? हृदय की शिक्षा। अब हृदय की शिक्षा का मतलब क्या हो गया कि हृदय के बारे में, किसी के भी हृदय की शिक्षा में क्या होना चाहिए? तो उसमें शिक्षा का दरकिनार होना चाहिए, उसमें शिक्षा का परिपूर्ण मात्रा में होना चाहिए। और इनका कहना है कि शिक्षा जो अगर बच्चों को दिया जा रहा है तो वो शिक्षा उसके दस्तकारी के साथ दिया जाए, दस्तकारी के साथ दिया जाए। आजकल का जो शिक्षा है उसके बारे में हम सभी लोग जान रहे हैं, खूब बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, वो जॉब की तैयारी करते हैं, बहुत सारा मेहनत करते हैं, लेकिन बाद में नौकरी नहीं होती है, बाद में वो कुछ नहीं कर पाते हैं, और वो शिक्षा का कहीं पे कोई उपयोग नहीं हो पाता है, इसलिए वो बेरोजगार हो जाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमने जो सिर्फ पढ़ाई किया है उसमें हमने सिर्फ किताबी ज्ञानों को जाना है, दस्तकारी का कोई नॉलेज हमारे अंदर नहीं होता है, इसी वजह से हम बेरोजगार हो जाते हैं। तो इनका कहना है कि शिक्षा जैसे ही दिया जाए उसके साथ साथ उसको दस्तकारी भी दिया जाए, तभी जाके वो आदमी, इंसान जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त कर सकता है। इनका कहना है कि प्रारंभिक शिक्षा जो है
प्रारंभिक शिक्षा, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा क्या होनी चाहिए? एक छोटा सा बच्चा, उसका प्रारंभिक शिक्षा क्या होनी चाहिए? कि वो अपने आप की सफाई पे ध्यान दे, वो अपने आप के सफाई को ध्यान दे, वो को तंदुरुस्ती को इजहार करे, मतलब वो सफाई में रहेगा तो तंदुरुस्त भी रहेगा। उसके बाद भोजन शास्त्र, माने भोजन करने का तरीका पता होना चाहिए, कैसे भोजन करना है, कब करना है, क्या करना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। बच्चों को स्वयं का काम करना चाहिए, बच्चों का स्वयं का काम खुद करना चाहिए, किसी दूसरे से नहीं करवाना चाहिए, उससे उसको मानसिक क्षमता में विकास होता है। एवं साथ में उन्होंने लिखा कि माता पिता का घर में सहयोग करना चाहिए, इससे वो दस्तकारी चीजें सीखते हैं और आगे चल के वो जीवन में बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त करते हैं। इन्होंने कहा है कि दस्तकारी शिक्षा में कताई और धुनाई ग्रामो उद्योग के आधार पर, ग्राम उद्योग मतलब छोटे उद्योग के आधार पे, सबसे छोटा होता है कताई और धुनाई, यह काम से ही आदमी को हम शुरू कर सकते हैं। जैसे ही देहात में हम लोग इसका शुरुआत करेंगे तो देहात जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट होगा, उसको खुद की चीजें उसको पूरा पूरा मिलेगा, वो खुद अपने चीजों को अच्छी तरीके से बियर कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, देहात और नगर में जो अंतर है, देहात और नगर में जो अंतर है वो अंतर कम होगा, वो अंतर कम होगा। तो इस प्रकार से इनका कहना है कि शिक्षा का जो रियल सही मतलब होना चाहिए, वो शिक्षा के साथ साथ उसको दस्तकारी का नॉलेज भी बहुत जरूरी है। अब आगे बात करें तो उन्होंने बताया, उनका एक कहना, ये कहानी की तब लिखा गया था जब देश आजाद नहीं, पत्रिका से लिया गया। तो पत्रिका आपको पता है जब देश आजाद नहीं था तब लिखा गया था। पत्रिका में उन्होंने कहा है कि अगर कहानी में उन्होंने कहा है कि अगर हमारा देश स्वाधीन हो जाए, आजाद हो जाएगा, तो हमारे देश में शिक्षा का शिक्षा का ध्येय क्या होगा, शिक्षा का ध्येय क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा। तो इन्होंने एक लाइन में उसका जवाब दिया है, चरित्र निर्माण। शिक्षा का मुख्य ध्येय जो होना चाहिए वो चरित्र निर्माण होना चाहिए। हमारा देश जब आजाद हो जाएगा तो हमारे देश की जो शिक्षा का मुख्य ध्येय होना चाहिए वो चरित्र निर्माण होना चाहिए। एक बड़ी अभिलाषा थी, है भी, और हम लोग आशा करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोग इस कदम को, उनके इस सपने को पूरा करने की पूर्ण भरपूर भरसक कोशिश करेंगे। उन्होंने एक और बात इसमें जिक्र किया है, अनुवाद कार्य से रिलेटेड। क्या है ये अनुवाद कार्य से रिलेटेड, तो इस पे थोड़ा सा हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम भारत में हैं तो बहुत सारी उपन्यास, बहुत सारी कहानी, बहुत सारी किताब जो है वो अंग्रेजी माध्यम का है। तो हमें क्या हो रहा है कि हमें अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है ताकि हम उसकी कहानी को, उसके संस्कृति को, उसकी सभ्यता को सीखें। अगर वही चीज अगर हमको हिंदी में भी अनुवाद करके, तो हमको आसानी हो जाएगी सीखने में, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी, हिंदी में कोई भी चीज हमको समझना ज्यादा आसान होगा। अनुवाद से कहने का मतलब अगर कोई गुजराती कहानी, कोई गुजराती कहानी है, कोई कर्नाटक का कहानी है, कोई मान लीजिए बंगला भाषा की कहानी है, रविन्द्रनाथ टैगोर की जो कहानियां हैं, कविताएं हैं, वो बंगाली है, तो उसके लिए हमको बंगाली सीखने की जरूरत ना हो। अनुवाद कार्य के लिए कुछ लोगों को उसमें रख दिया जाए ताकि वो क्या करे, दुनिया में जितने भी कहानी वगैरह, कविता वगैरह, उपन्यास वगैरह है, उसको हमारे लैंग्वेज में, हमारी जो भाषा है उस भाषा में हमें अनुवादित करके प्राप्त कर दे। आज हम लोग विदेशों को देखें, पूरे पश्चिमी सभ्यता, पश्चिम के लोगों को देखें तो आपको पता है वहाँ की जो भाषा है वो अंग्रेजी है। तो वहाँ क्या है कि वहाँ के लोग किसी भी चीज का ज्ञान उनको पहले ही मिल जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी उपन्यास, कोई भी किताब पहले छपता है और एक ही सप्ताह के बाद उसको इंग्लिश में रूपांतरित करके वहाँ के लोगों को पूर्ण हाथ में आ जाता है। वो आदमी उसको पढ़ता है, उसको अच्छी नॉलेज होता है उसको। लेकिन हमारे पास ऐसा सुविधा आज तक भी नहीं हुई है, और ये चाहते हैं कि ये अनुवाद वाला कार्य में यहाँ के जो कुछ उस तरह के वर्ग के लोग हैं उसको एक संगठन बना दिया जाए और उसका वही काम हो, हर जगह की चीजों को अनुवादित करके हमारी अपनी भाषा, मातृभाषा में कन्वर्ट करके हमें मिले, ताकि हम चीजों को अच्छी तरह से जान सकें। जैसे कि मान लीजिए हमको डॉक्टरी पढ़ाई पढ़नी है, तो जरूरी है कि हम इंग्लिश सीखेंगे तब डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ेंगे। उसको अगर हिंदी में ही अगर हमको मिल जाए, वो सारा किताब अनुवादित करके हिंदी में ही मिल जाए, क्या दिक्कत हो, मेरे लिए तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इनका कहना है, यही कहना है कि दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, सब भाषा सीखने की जरूरत है, लेकिन सब भाषा हम कैसे सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो भाषा है उस भाषा के जरिए ही हमको सारी कहानी अगर मिल जाए तो हमको सीखने में थोड़ी सी आसानी हो। इसलिए इन्होंने अनुवाद कार्य में को एक महत्वपूर्ण भाग माना है।
इस भारत के लिए। तो इस प्रकार से इन्होंने शिक्षा के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, जो पॉइंट्स हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करते हैं संस्कृति के बारे में। दूसरा भाग कहानी का है संस्कृति। संस्कृति के बारे में आप जानते हैं, संस्कृति हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति क्या होती है? कोई भी संस्कृति, कोई भी विधि, कोई भी नियम कानून जो सैकड़ों साल से अगर चली आ रही है उसको संस्कृति कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए आपके शादी का कार्यक्रम होता है, हमारे घर में शादी का कार्यक्रम हो रहा है, वहां से नहीं हो रहा है, सैकड़ों जमानों से, सैकड़ों सालों से चलते आ रही है, तो वो हमारी संस्कृति हो गई। वो शादी का जो विधि है, जो तरीका है, वो हमारी संस्कृति हो गई। उसी प्रकार से अपने माता पिता का आदर करना, ये हमारी क्या है? संस्कृति है। अपने गुरुजनों का आदर करना है, हमारी क्या है? संस्कृति है। तो ये जो संस्कृति है, उस संस्कृति के बारे में इन्होंने कहा। तो इनका कहना है कि सबसे पहले हम दुनिया को न देखें, सबसे पहले हम स्वयं की संस्कृति को जानें। जो इंसान अपने स्वयं की संस्कृति को नहीं जान पा रहा है, नहीं जानता है, वो दूसरे की संस्कृति को जान के क्या करेगा? ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, जैसा कि आपको पता है कि संस्कृति जो होती है, वो स्वयं की संस्कृति, हम पहले इनका कहना है कि हम अपने स्वयं की संस्कृति को जाने, फिर दूसरों की संस्कृति को जाने। ऐसा नहीं कि हम अपनी संस्कृति जाने, दूसरे की संस्कृति को नहीं जाने, अपने संस्कृति को महान माने, दूसरे की संस्कृति को तुच्छ माने, ये नहीं चाहते। इनका कहना है कि सबकी संस्कृति का हमको उतना ही आदर करना है जितना कि हमारा, लेकिन सबकी संस्कृति से पहले पहली प्राथमिकता हमारी क्या है? हमारी अपनी संस्कृति। तो अपनी संस्कृति हमको जानना ज़्यादा जरूरी है और उसका महत्व भी देना हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी अपनी संस्कृति को जब तक हम अच्छे से नहीं आदर कर पाएंगे, दूसरे की संस्कृति को हम आदर नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब दूसरों के मन का हाल कैसे हम जानते हैं? अपने ही मन से ना। तो हम अपना जब तक नहीं जानेंगे, दूसरे का कैसे जानेंगे? ये इनका सेंस है। तो कह रहे दूसरों की संस्कृति भी जानना है, लेकिन सबसे पहले स्वयं की संस्कृति जानना है। अब बात कर रहे हैं कि संस्कृति अर्थों में, संस्कृति सही मायने में कि ये कह रहे हैं कि संस्कृति का अर्थ क्या है? संस्कृति का अर्थ क्या है? संस्कृति का अर्थ का मतलब आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे हमारी भारत जैसी संस्कृति जो सभ्यता है, हमारी भारत जैसी संस्कृति जो सभ्यता है, आपको पता है आर्य लोग यहाँ आए थे, आर्यो यहाँ आए थे, आर्य आए थे, मुस्लिम लिंग आए थे, मुस्लिम समुदाय आए थे, अंग्रेज आया था, बहुत सारा लोग आया भारत में। इनका कहना है कि बहुत सारा लोग यहाँ आया, रहा, यहाँ की संस्कृति को समझा, कुछ अपना संस्कृति इंक्लूड किया, कुछ यहाँ की संस्कृति को इंक्लूड किया। तो हमको इस पेच में नहीं पड़ना है कि कौन बाहरी है और कौन घर की है, हो गया। अब जो है उसके समायोजन से जो हमारी संस्कृति बनी हुई है, उस संस्कृति का हम पालन करें। यानी आज जो हमारी संस्कृति है वो कोई शुद्ध आर्यों की संस्कृति या शुद्ध ब्राह्मणों की संस्कृति या शुद्ध हिंदुस्तानी की संस्कृति नहीं है, ये समायोजन की संस्कृति बन चुकी है। तो हमें सबकी संस्कृति का आदर सम्मान करना है, सबके साथ मिल के चलना है, यही हमारी संस्कृति है। कह रहे हैं, इनका कहना है कि हमारा जो घर है, मैं सब उसमें लिखा हुआ है, राइटर कह रहे हैं कि हमारा जो घर है, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे घर की दीवारें खड़ी कर दी जाए, चारों तरफ से खिड़की बंद कर दिया जाए और मैं कैद हो जाऊं उसमें, मैं अपने में ही सिमट के रह जाऊं, मैं दुनिया की चीजों को नहीं सीखूं। नहीं, ऐसा इनका कहना नहीं। इनका कहना है कि सारी तरह से हवाएं आनी चाहिए, सारी हवाओं को हमको सीखना है, बट उस हवाओं में मुझे बहना नहीं, मुझे अपने आप को बरकरार रखना है अपने संस्कृति के आधार पर। जैसा कि और फिर अपनी संस्कृति को सीखना है और करना क्या है कि दुनिया को भी इसका जानकारी हो। इसके लिए जैसे बॉस ने लोगों को जानकारी दिया, राय ने जानकारी दिया, स्वयं कबीर अभी आपको जानकारी दे रहे हैं। तो ये सब काम जो ये हम लोगों के लिए किए, अब हम लोग भी इसको सीखे और आने वाले जनरेशन को भी इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। अब बात आती है, इन्होंने एक लाइन लिखा है, बड़ी सीधी लाइन लिखा है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। इसका मतलब यही हो गया कि मैं अपने धर्म को कैद नहीं करने वाला हूँ, मेरा धर्म खुला है, मेरा धर्म खुला है, जैसे दुनिया का धर्म खुला हुआ है, दुनिया मेरे में आके समाये, मेरा धर्म दुनिया जाने, बट
अपने धर्म को हम पहले प्राथमिकता देंगे। इनका ये सेंस। और उसी में एक लाइन लास्ट में इन्होंने कहा, जैसा कि अमेरिकी संस्कृति जैसी हमारी धर्म नहीं है। हमारी संस्कृति अमेरिकी संस्कृति जैसी नहीं है। उसमें एक लाइन जिक्र किया है। इसका सेंस ये है कि जैसे अमेरिका, आप देश को देखिए, अमेरिका को आप देखिएगा तो अमेरिका एक देश नहीं महादेश है, जिसमें बहुत सारे देशों को मिला के एक देश महादेश बनाया गया है। उसमें क्या है कि एक धर्म, एक संस्कृति को फॉलो करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि सब उसी को फॉलो करे, बाकी सबको सब छोड़ दिया जाए। लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी नहीं होती है। हमारा जो देश है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, इसमें यह सिखाया जाता है कि हम सबके धर्म को पालन करें। सबके धर्म को पालन नहीं करें, सबके धर्म को जाने, उसका आदर करें और अपने धर्म को सही से पालन करें और उसका नॉलेज जाने और दुनिया को भी, आने वाले जनरेशन को भी इसके बारे में बताएं। कहानी इसी प्रकार से दो भागों में बांट के खत्म हो गया। कहानी जब आप पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको वहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिखेंगे कि आखिर शिक्षा का मतलब क्या है और संस्कृति का मतलब क्या है। तो इस प्रकार से हमने शिक्षा के बारे में भी जाना और संस्कृति के बारे में भी जाना कि महात्मा गांधी जी ने कैसे शिक्षा और संस्कृति को हमारे आने वाले जनरेशन को, आने वाले समाज को रूबरू कराया। हमें किस तरह की संस्कृति और किस तरह की शिक्षा पर केंद्रित करना है, इस बात को उन्होंने भली भांति इस कहानी के जरिए हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और इस प्रकार से हमारा ये कहानी आज का यहीं पे समाप्त होता है। तो आशा करते हैं कि ये कहानी भी अन्य कहानी की भांति आपको आपकी परीक्षा में, आपके इस परीक्षा में, जैसे कि ये जो कुछ कहानी, ये जो कुछ कहानी बातें हैं जो आपको परीक्षा में निश्चित रूप से 5-7 नंबर का, तो इससे आपका काम निकल जाएगा। आपको सिर्फ इसे देख लेना। इस प्रकार से आशा करते हैं कि बिल्कुल आप लोग इसको जरूर देखें और कंटिन्यू रहे। मैं आपको आगे भी और भी कहानी जिक्र आपके साथ करूंगा। और ये कहानी आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें। अच्छा लगे तो भी अच्छा सब कमेंट करें, कुछ कमी बेसी लगे वो भी कमेंट करें। आपका सहयोग हमारे लिए एनर्जी का काम करेगा। इसी के साथ आज का कार्यक्रम हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।